नमस्ते चिकित्सा और इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में एक बार फिर से आप लोग के स्वागत करत हैं जा जैसे कि जाने जा कि हर सप्ताह ई कार्यक्रम में आप लोग तक पहुंचावे के हमने प्रयत्न करिया जा और ये एकर में हमने के स्वास्थ्य मंत्रालय के पूरा सहयोग रहिला और ये हर सप्ताह जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि हैजा पर आके जानकारी देवे जा ताकि आप लोग अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान सकबजा दे और एगो स्वस्थ जीवन सकबजा जिए। तो आज हमने जो विषय पर बात करब जा वह नशीली दवा के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। और ये आज हमने के जानकारी दे खातिर हमने के संगे हवन स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर नीतीश संत जी। आप मेडिकल ऑफिसर हवा और ये होम रिडक्शन में आप कार्यरत हवा तो आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। नमस्कार। हाँ, तो हम सबसे पहला आपसे ये जानकारी प्राप्त करे की कोशिश करब कि जब हमने हैजा परी लाधोक की बात करत हैं जा। हाँ, तो ये एगो काफ़ी गंभीर सामाजिक समस्या है अभी के समय में। हाँ, तो ऐसा में जैसे आप कौन सी बोलबा? नशीली दवाएं के दुरुपयोग का जो वर्तमान में वो विभिन्न कारकों के आधार पर है और ये समस्या हमारे युवा पीढ़ी में ज़्यादा है आजकल देखा जा रहा है। तो जो कारकें हैं वो इस तरह हैं कि सबसे पहले वो खराब सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ, दूसरा घर और सामाजिक हिंसा, घरेलू हिंसा, तीसरा संगठन की दबाव में पीयर प्रेशर। एक और कारक हैं जो हमारे युवा पीढ़ी में बहुत प्रसिद्ध हैं वो है कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम। एक और कारक है शिक्षा और ज्ञान की कमी, नैतिक सही मार्गदर्शन की कमी, द लैक ऑफ मोरल गाइडेंस। और अंत में एक बहुत आवश्यक कारक है जो है वो मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव, द क्यूरियस नेचर ऑफ मैन। तो इन कारकों के आधार पर जो नशीली ड्रग का दुरुपयोग इन पर आधार करते हैं। तो आप जैसे हार्म रिडक्शन में होगा तो आप लोग के सामना परेला करे के सीधा संपर्क बाती ई जे लोग लाधोग लेवेलन सा। हाँ, तो आप लोग के कौन कौन तरह की समस्या के सामना परेला करे के? जो मरीज़ें हैं जो हमारे केंद्र में आते हैं अपने सहयोग के लिए कोनो इलाज के लिए, तो इन मरीज़ों को पहले हमको उनको शिक्षित करना चाहिए, उनके ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो इन इलाजों का सामना कर सके। अगर वो जान सकें कि ड्रग्स के दुष्प्रभाव क्या होते हैं तो ये उनको प्रोत्साहन मिलता है इसी तरह अपने इलाज करने के लिए। तो जैसे आप बोला था कि ढेर जन लोग हम जा वो लोग लाधोग लेवेलन सा, तो आप लोग के ई हार्म रिडक्शन के जरिए जब इलाज होला कौन कौन उम्र के लड़का लोग बते? वो एडोलेसेंस में यह नशीली ड्रग्स का दुरुपयोग आरंभ होता है। ज़्यादातर पर हम एडोलेसेंट एज से शुरू होता है और अडल्टहुड तक जाता है और मिडिल एज तक भी बहुत से लोग जो इस हानिकारक ड्रग्स के दुरुपयोग करते हैं। तो आप लोग इलाज के तौर पर कौन सी करें? जब पहला तो लोग के कौन तरह वो लोग से संपर्क जब होएला कौन तरह के इलाज शुरू करेला जा? हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में एक इकाई है जो हार्म रिडक्शन यूनिट से जाना जाता है और हार्म रिडक्शन यूनिट उसका उत्तरदायित्व है कि वो 3 क्षेत्रों में जोर दे। पहले क्षेत्र है इलाज, मरीज़ों के इलाज ताकि वो ड्रग्स के दुष्प्रभाव के संकट न हो, और दूसरे हैं वो निवारण यानी कि प्रिवेंशन। यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर प्रिवेंशन निवारण हो सके तो इलाज की ज़्यादा आसान होता है। और तीसरा है वो है पुनर्वास यानी कि
रिहैबिलिटेशन, मरीज़ के रिहैबिलिटेशन हमारे समाज में। तो ई हार्म रिडक्शन कहाँ पर है? अ, हमारे यह इकाई हमारे मॉरिशस टापू को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि ज़ोन ए, ज़ोन बी और ज़ोन सी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और सक्रिय ज़ोन है ज़ोन बी। ज़ोन बी मॉरिशस के मध्य क्षेत्र और लोअर पेन विलियम्स को आवरण करता है, और ज़ोन ए मॉरिशस के उत्तर क्षेत्र को और पूर्व क्षेत्र को, द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट को आवरण करते हैं, कवर करते हैं। और तीसरे जो क्षेत्र है ज़ोन सी, वो मॉरिशस के दक्षिण क्षेत्र और लोअर पेन विलियम्स को कवर करता है। ज़ोन बी मॉरिशस के मध्य क्षेत्र को आवरण करते हैं। इस ज़ोन बी में हमारे 2 मुख्य केंद्र हैं। जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र है वो बुलुक्स केंद्र है, और वो काशी में परिस्थित है। और जो दूसरा केंद्र है वो बोबासा में परिस्थित है, और वार्ड 5 से जाना जाता है। तो इन 2 केंद्रों में जब हमारे मरीज़ आते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी इन मरीज़ों को का सहयोग करते हैं। प्रथम जो स्टेज है, मरीज़ों का हिस्ट्री लिया जाता है, उनके सभी ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तब मरीज़ों को काउंसलिंग दिया जाता है, और अंत में वो किस इलाज मरीज़ों को सूट करता है, इस इलाज को मरीज़ शुरू करते हैं। तो ये 2 मुख्य केंद्र हैं। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGO के साथ भी काम करते हैं। हमारे ज़ोन बी में 2 मुख्य NGOs हैं। वो हैं हेल्प द एडिक्शन सेंटर, जो हिंदू हाउस में है। वहाँ पर भी मरीज़ें इलाज के लिए जा सकते हैं, और वहाँ न केवल मेडिकल इलाज होता है, लेकिन वैकल्पिक भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का तरीके भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। और जो दूसरा NGO है वो सेंटर de solidarité pour une nouvelle vie है, वो रोज़िल पर स्थित है। और वहाँ पर भी हमारे मरीज़ों को बहुत शिक्षित किए जाते हैं नशीली दवाएं के दुरुपयोग के मामले में, फिर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट पर लिया जाता है। इन 2 NGOs के अलावा हमारे ज़ोन बी में हमारे एडिक्टोलॉजी यूनिट भी है, जो G2 हॉस्पिटल में है, पोर्ट लुइस। वहाँ पर भी नियमित रूप से मरीज़ें जा सकते हैं और अपने इलाज कर सकते हैं। और जो NGO हैं वो ज़्यादा तौर पर हमारे मरीज़ों को इन एडिक्टोलॉजी यूनिट पर उल्लिखित करते हैं। तो ये ज़ोन बी है। ज़ोन सी जो मॉरिशस के दक्षिण क्षेत्र को कवर करता है। तो इस ज़ोन में 2 मुख्य रीजनल हॉस्पिटल हैं, विक्टोरिया हॉस्पिटल और जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल। तो इन 2 हॉस्पिटलों में 2 एडिक्टोलॉजी यूनिट हैं, और जो सेंटर हैं, केंद्र हैं विश्व हेरोइन प्रक्रिया के लिए यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, वो मायबू में पर स्थित है। मायबू डे केयर सेंटर है, वहाँ पर इलाज दिया जाता है। और ज़ोन सी में एक रेजिडेंशियल वार्ड भी है, जो वार्ड 4 से जाना जाता है। वहाँ पर भी अलग तरीके से इलाज मिल सकते हैं। जो NGO हमारे ज़ोन सी में है वो है सेवा संगम सेवाधाम SSS, जो आर्य सभा के से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर भी एक ज़्यादा पेशेंट्स जाते हैं और अपने इलाज करते हैं। और अंततः ज़ोन A के बारे में वो मॉरिशस के उत्तर क्षेत्र को कवर करता है, और पूर्व क्षेत्र यानी कि ब्रूनो चंग हॉस्पिटल, फ्लैक हॉस्पिटल एवं SSRN नेशनल हॉस्पिटल, वहाँ पर भी एक एडिक्टोलॉजी यूनिट्स हैं जहाँ पर मरीज़ें जा सकते हैं। और ज़ोन A में जो मुख्य क्षेत्र है वो सैंकवा डी केयर सेंटर पर है। ओके। और ज़ोन A पर भी एक रेजिडेंशियल वार्ड है जो नेनुफा वार्ड से जाना जाता है, वो लॉन्ग माउंटेन में है। और विशेष रूप से नेनुफा सेंटर में हमारे युवक जाते हैं, रेजिडेंशियल है वहाँ पर।
तो वहाँ पे कितना समय लेक एगो व्यक्ति के रखल जाला ओकर इलाज करे खातिर? जो इलाज इलाज करने के लिए वो केस टू केस बेसिस पर होता है। अगर जैसे मैंने कहा हिस्ट्री लेने के बाद अगर हम देखेंगे कि समय जो व्यक्ति ने दुष्प्रभाव ड्रग लिया तो अगर ज़्यादा समय हो तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा समय तक जाता है। तो केस टू केस बेसिस पर हम ये सुविधाएं ये इलाजें देते हैं। हाँ, तो जैसे हमने देखी रहा जा कि अक्सर एगो जवान या फिर एगो व्यक्ति अपन इलाज करावता, हाँ खिदमा करता, वो पूर्ण रूप से उस सकी निकले ई दुरुपयोग से? हाँ, हमारे जैसे मैंने कहा डिएडिक्शन प्रक्रिया में विश्वहरण प्रक्रिया में दो मूल्य कंपोनेंट हैं। जो दो मेन कंपोनेंट हैं वो है इलाज और दूसरे स्तर पर वो है रिहैबिलिटेशन द साइकोसोशल कंपोनेंट। तो अगर इन दोनों कंपोनेंट को ज़्यादा जोर दें, ज़्यादा महत्व दें ताकि व्यक्ति वो पहले जैसे हो दुष्प्रभाव ड्रग्स के बिना, तो ये हम संपूर्ण कर सकते हैं। तो जैसे अक्सर देखा जाए कि मॉरिशस में जोन बातें लड़का लोग जन लोग अभी जोन बातें अभी के समय में सिंथेटिक लादरों की तरफ अपन कदम बढ़ावत हुन सब, हाँ ये जस्ती खतरनाक है? वो जो हमारे एडोलेसेंट्स युवा पीढ़ी हैं वो उनके वो क्यों इस नकारात्मक तरह जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये ज्ञात नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि क्या है। अगर ये दुष्प्रभाव ड्रग लेते हैं तो उसका क्या असर है उनके स्वास्थ्य पर। और जैसे दुष्प्रभाव दवाएं के तीन मूल्य परिणामें हैं जो वो ऐसे हैं। सबसे पहले वो है मानसिक परिणामों, मानसिक दुष्प्रभाव यानी कि मेंटल कंसिक्वेंसेस, मेंटल डिसऑर्डर्स। और जो सबसे प्रत्यक्ष मेंटल डिसऑर्डर है वो है मनोविकृति यानी कि साइकोसिस। ये अध्ययन पर आधारित होकर इसको देखा जा रहा है कि जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट हैं ड्रग अब्यूज़ के वो साइकोसिस करता है। मनोविकृति क्या है? वो यहाँ पर व्यक्ति रियलिटी से अलग होता है, वर्तमान काल से उसका संबंध नहीं हो सकता। वो एक अलग से दुनिया में रहते हैं, वो नहीं जानते हैं क्या समय चल रहा है, वो कहाँ पर है और कौन सा व्यक्ति उनसे बात कर रहा है। तो ये डायरेक्ट दुष्प्रभाव है, मानसिक परिणाम। और भी परिणाम हैं जैसे कि चिंता, एंजाइटी। अगर हम दुष्प्रभाव ड्रग का प्रयोग करेंगे तो ये मानसिक परिणाम है चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन और मनोदशा के संकटें यानी कि मूड स्विंग्स। ये प्रथम नकारात्मक परिणाम हैं। और जो दूसरा है वो है शारीरिक नकारात्मक परिणामों यानी कि फिजिकल इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। शारीरिक नकारात्मक परिणामों में सबसे पहला जो है वो है इम्बैलेंस ऑफ द होम्योस्टासिस। तो व्यक्ति जो है अगर वो दुष्प्रभाव ड्रग्स को इंजेक्ट करेंगे या स्मोक करेंगे तो इन ड्रग उनके नस को ख़राब करेंगे यानी देयर न्यूरॉन्स। तो इसके परिणाम वो व्यक्ति एक साधारण और स्वस्थ जीवन नहीं बिता सकेंगे। इस चरण पर आएंगे, स्टेज पर, जैसे हमने कहा कि ड्रग एडिक्शन इज़ ए मेंटल डिजीज़। ओके, तो यह चरण जब व्यक्ति आता है तो वो अपने दैविक कार्य, अपने डेली रूटीन्स काम नहीं कर सकेंगे। वो इस दुष्प्रभाव ड्रग पर ही निर्भर करेंगे ताकि वो अपना जीवन रोज़ जी सके। ये है। और तो और शारीरिक फिजिकल इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग में भी हैं वो इन्फेक्शस डिजीज़
संक्रामक रोगों के खतरा, इन्फेक्शस डिसीज़ के जैसे कि HIV एड्स और हेपेटाइटिस सी। तो इन संक्रामक डिजीज़ों का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ता है दुष्प्रभाव ड्रग्स की दुष्प्रयोग से। और अंत में जो तीसरा परिणाम है वो है सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव। तो सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव में जो व्यक्ति हैं वो अपना सब कुछ बेच करके अगर वो आर्थिक मुश्किलें का सामना कर रहे हैं तो वो अपने आपसी चीज़ें भी बेच सकते हैं ताकि वो इन नशीली ड्रग्स को खरीद सकें। और तो और रिश्ते और परिवार में परेशानियाँ, बेरोज़गारी और स्कूल से छोड़ना, स्कूल को अर्ली स्टेज में छोड़ना। तो ये सब दुष्परिणामें हैं हमारे नशीली ड्रग्स के उपयोग। क्योंकि अभी जोन बातें बहुत से माता पिता जोन बातें वो लोग दुखी हवन जा, शिकायत बा वो लोग के कि लड़का लोग अगर जब ये ड्रग के सेवन करत हवन जा तो वो लोग के परिवार में भी काफ़ी परेशानी हुआ था। जिससे आप बोला ढेर ऐसा हवन जा जो अपन घर के सामान ही बेच देवत हवन जा एगो छोटा सन नशा करे खातिर। हाँ, लेकिन आप हमने के सगवा बोले अभी जब एगो लड़की या फिर एगो गर्भवती महिला लाधोग लेवता तो ओकर शरीर पर, ओकर स्वास्थ्य पर कौन तरह के प्रभाव हुई सकी? जब एक व्यक्ति वो हानिकारक दवाएं के प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले जो बदलाव होता है उसके शरीर में वो है पहले हमारे दिमाग में, ब्रेन में। और यही आधार है इन सभी सिम्टम्स जो बाद में आते हैं। तो पहले जो नारी या जैसे आपने कहा कि जवान लड़की वो प्रयोग करेंगे तो इम्बैलेंसेस होगा उसमें, उसके फिज़िकल बॉडी के जो होम्योस्टाज हैं वो इम्बैलेंस, इसमें इम्बैलेंस आएगा और वो अपने डेली जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करेंगे, जैसे कि वो खाने पीने का समस्या, ठीक से सोने का समस्या, नींद का समस्या, और उनके शरीर में बहुत तरह के दर्द होगा, तकलीफ़ होगा, पेन होगा, मस्कुलर टेंशन भी होंगे। तो इन सिम्टम्स का सामना करने के लिए ये आवश्यक है, बल्कि मैं कहूँगा अति आवश्यक है कि यह लड़की वो अपना ट्रीटमेंट करें ताकि वो अपने अंदर एक स्थिरता बढ़ाएं, एक स्टेबिलिटी बढ़ाएं ट्रीटमेंट के साथ। और स्थिरता के बाद वो अपने विभिन्न अलग से इलाजें, जैसे आपने कहा अगर वो गर्भवती हो तो वो अपना इलाज कर पाएंगी। तो ओकर लड़का के एकर पर असर नहीं पड़ी, एगो गर्भवती महिला, एगो प्रेग्नेंट महिला जोन बाते, हाँ, तो ओकर दुष्परिणाम तो हो सकी। हाँ, वो अगर जैसे मैंने कहा केस टू केस पर आधारित है, केस टू केस बेसिस। अगर वो महिला वो बहुत लंबी समय से उसने ड्रग का दुरुपयोग किया तो उसका शरीर पर ये एक नॉर्मल प्रक्रिया हो चुका है। तो इस आधार पर वो ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव का सामना नहीं करती। लेकिन अगर वो गर्भवती में 3 ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, अंतिम ट्राइमेस्टर, जो पहले 3 मंथ हैं प्रेगनेंसी में, वो अगर वो नशीली ड्रग्स का प्रयोग करेंगे इस समय पर ये ज़्यादा असर होता है उनके बच्चे पर, उनके बच्चे के ग्रोथ पर। और जो ओवरऑल है गर्भवती महिला पर वो है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो है उनके बच्चे को वो ठीक रूप से वो बड़ा नहीं होता। और तो और भी तकलीफ़ें जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं नशीली ड्रग्स के प्रभाव से। अगर वो मान अपन ब्रेस्ट फीडिंग करी,
हाँ एकर में भी समस्या हो सकी। हाँ हो सकते नो वर्तमान में जब एक गर्भवती महिला नकारात्मक ड्रग का प्रयोग करती हैं तो हम उनको एक ट्रीटमेंट पर डालते हैं और ट्रीटमेंट पर डालने के बाद वो स्थिर होते हैं, वो अपना गर्भवती समय समाप्त होने के बाद अपने बच्चे को का ध्यान दे सकती हैं और इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग का केस टू केस पर डिपेंड होता है। अगर उनका क्या कंजम्पशन है, अगर मेडिकल डॉक्टर असेस करेंगे, देखेंगे अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी समस्या बातें मॉरिशस में अभी जब दिखते हैं जा युवा लोग हवन जा ई तरह के लादरूक लेवत हवन जा। हाँ तो समाज पर भी एक दुष्प्रभाव हुआ था, हमने की इकोनॉमी भी प्रभावित हुए लेकर से। हाँ तो क्योंकि ये वजह है क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा अगर नकारात्मक ड्रग के प्रभाव में वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, अपने काम पर नहीं जा सकेंगे, अपने परिवार को नहीं देखेंगे। तो अगर वो हमारे युवा पीढ़ी वो प्रोडक्टिव नहीं होगा तो इसी कारण हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेंगे। तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द प्रिवेंशन करना चाहिए और इलाज करना चाहिए और इलाज करने के बाद हमारे युवकों को हमारे समाज में पुनर्वास भी मिलना चाहिए, यानी रिहैबिलिटेशन। तब वो संपूर्ण रूप से हम बोल सकते हैं ठीक हो गए और काम करें। लेकिन पूर्ण रूप से यानी पूरा तरह से वो व्यक्ति के ठीक हुई खातिर कौन चीज़ चाहेला? पारिवारिक सहायता चाहेला, समर्थन चाहेला, कौन चीज़ तोहर हिसाब से? जो प्रथम चरण है इनिशियल फेज़ डिटॉक्सिफिकेशन में हम हमारे मरीज़ को स्थिर बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा उनके बहुत से शारीरिक दुष्प्रभाव हो चुके उनके फिज़िकल बॉडी में और जब वो स्थिर हो सके तो वो उनका सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगा। तो तब भी यह चरण में वो व्यक्ति तब भी स्थिर नहीं होता। हमें इस व्यक्ति को का प्रोत्साहन करना चाहिए उनके घर में, उनके परिवार में, समाज में, उनके दोस्तों के बीच में हमें उनको एनकरेज करना चाहिए। तो ये प्रक्रिया रिहैबिलिटेशन से जाना जाता है। तो जब हम यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से कर चुके तो यह प्रक्रिया व्यक्ति को प्रोत्साहन देगा ताकि वो फिर से यह नकारात्मक रास्ते पर यानी नशीली ड्रग के रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो मान कोई अपन इलाज नहीं करावता, एगो जवान जन्माते लाधोग लेवता वो इलाज नहीं करावता, ओकर परिवार लोग नहीं चाहता कि ओकर इलाज हो, काहे कि वो लोग नहीं खोजत हवन से आदमी जानी कि वो लोग के लड़का जोन बाते लाधोग लेवता। ऐसन में ओकर स्वास्थ्य पर कौन तरह से प्रभाव हो सकी? तो धीरे धीरे वो अपने परिवार में ज़्यादा स्थिर नहीं हो पाएगा। परिवार के बीच में जो उनका दायित्व है वो निभा नहीं पाएगा। और काम या अगर स्कूल पर होगा तो स्कूल में ज़्यादा वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे, काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो अंत में यह जो परिवार हैं जैसे आपने कहा उनको एनजीओ द्वारा या हमारे केंद्र द्वारा हम इन मरीज़ों को रिसीव करते हैं मदद के लिए। तो ये आवश्यक है कि हम समाज में यह ज्ञान दें कि अगर किसी को भी नशीली ड्रग्स के संकट हो या कोई किसी को जाने कि वो नकारात्मक ड्रग्स ले रहे हैं तो वो जल्द से जल्द हमारे केंद्र, हमारे जो स्वास्थ्य संगठन में वो आएं और वो अपना इलाज करें।
ये विषय जन बातें काफ़ी गंभीर बातें, हाँ एकर पर बहुत कुछ बात करे के, लेकिन समय के कमी के कारण हम आपसे आखिर में यही बोलती, अगर आप सारांश में सकबा बोले कि कौन सी चाहेला करे के संदेश के रूप में आप कौन सी सकबा बोली? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे विशेष रूप से हमारे युवा पीढ़ी वो जाने कि क्या है नशीली ड्रग्स, साथियों के दबाव में ना आए। अगर वो किसी भी इंफॉर्मेशन ड्रग्स के बारे में नहीं जाने तो वो हमारे सेंटर, हमारे केंद्र, हमारे स्वास्थ्य फैसिलिटी में आएँ और अपने आप को ज्ञान दें कि ये क्या है, ड्रग्स क्या है, उसका उनके दुष्प्रभाव क्या है, क्यों हमें ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए, कैसे हम ड्रग्स को प्रिवेंट कर सकें। और मेरा ये मानना है, अगर युवा पीढ़ी वो यह बात को ठीक तरह से समझे तो वो ड्रग्स की ओर नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेन जी। धन्यवाद। जैसे कि आज हमने एक विशेष रूप से बात करी जा कि लादों के सेवन से कौन कौन तरह से प्रभाव पड़ेला, कौन कौन तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ेला, न सिर्फ हमनी के परिवार पर बल्कि हमनी के समाज पर, हमनी के अर्थव्यवस्था पर। यही नहीं, जे लादों लेवेला ओकर स्वास्थ्य पर भी एकर बहुते बुरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेला। हाँ, कोई अपन जान भी गंवा देवेला, कोई अपन पूरा परिवार के खो देवेला। त यही खातिर बोलल जाला कि ई जोन लाधोक बाते एकर से चाहेला दूर रहे के, एकर नशा से चाहेला दूर रहे के। त हमने का यही उम्मीद करत हैं जा कि आप लोग के जोन जोन जानकारी देवल आप लोग के स्वास्थ्य से जुड़ल उसे आप लोग के पूरा पूरा लाभ होई। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने घइजे पर विराम देवल जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देवल जा। नमस्ते।